हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए, आज हम बात करते हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसके टॉपिक सेरीकल्चर के बारे में। 5 यूनिट में लास्ट पॉइंट में टॉपिक आता है आपका सेरीकल्चर और एपीकल्चर। सेरीकल्चर में देखिए, इसको कहा जाता है रेशम कीट पालन। क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन इसको कहा जाता है। रेशम या फाइबर इससे मिलता है जो कपड़ा उद्योग में यूज होता है। इसमें कुछ कीट या इंसेक्ट्स होते हैं, ये काम में आते हैं। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में? बेनिफिशियल इंसेक्ट पढ़ रहे हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी सिल्क मोथ वगैरह पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जो इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है जी? इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट आता है अपने। क्लियर है? तो इकोनॉमिक जूलॉजी का ये पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे काम की बात है कि ये जो सिल्क मोथ होते हैं इनको हम स्टडी करेंगे। जैसे ये शहतूत वगैरह के जो पत्ते होते हैं इन पे देखने को मिलते हैं, और उसके ऊपर देखिए इस प्रकार पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार ये संरचना देखी जाती है। ये लार्वा वगैरह होते हैं और ये इसके ऊपर पाए जाते हैं शहतूत के पत्तों पर। और इनसे क्या निकलते हैं? ये क्या बनाते हैं फिर? फाइबर या रेशेदार चीजें बना रहे होते हैं। क्लियर है? तो आज हम स्टडी जिसकी करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है टॉपिक का? सेरीकल्चर। देखिए, सेरीकल्चर के अंदर क्या आता है? सेरीकल्चर का मीनिंग क्या है? सबसे पहले बात करें तो सेरीकल्चर इज द सिल्क प्रोड्यूसिंग एग्रो इंडस्ट्री। सेरीकल्चर ऐसी खेती से संबंधित या कृषि विभाग से संबंधित ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्या किया जाता है? सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस किया जाता है? सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कहते हैं ना, ये तो सिल्क का कपड़ा है, ये तो सूती कपड़ा है। वही सिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो इस इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। इसका ये पार्ट है। तो एग्रो इंडस्ट्री का एक डिवीजन होता है सेरीकल्चर, जिसके अंदर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चीन के बाद भारत जो है पूरी दुनिया का दूसरा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सेरीकल्चर या फार्म क्या है? इसमें क्या किया जाता है? सिल्क वर्म को रियरिंग किया जाता है। किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सेरीकल्चर विभाग के अंदर सिल्क वर्म जो होता है, रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट पालन कहते हैं, तो रेशम कीट का पालन किया जाता है इसके लिए। ठीक है, सिल्क बनाने के लिए। सिल्क इज नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल यानी जो कपड़ा उद्योग होता है। टेक्सटाइल का मतलब यहाँ पे आप समझिए कपड़ा उद्योग जो है उसकी रानी है कौन? सिल्क या सेरीकल्चर या सिल्क जो है, सिल्क क्या है? इसकी रानी कहा जाता है या क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है। एंड बायोस्टील बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी इसकी स्ट्रेंथ या पावर के कारण इसको क्वीन ऑफ टेक्सटाइल एंड बायोस्टील कहा जाता है। अब देखते हैं सेरीकल्चर में और क्या आता है कि इसकी हिस्टोरिकल परस्पेक्ट क्या है, यानी ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है इसके। ए चाइनीज टेल ऑफ डिस्कवरी ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉज बाई एन एंशियंट एम्प्रेस लीजू द वाइफ ऑफ एम्पेरर। ये एक लेडी थी लीजू, वाइफ ऑफ एम्पेरर। इसने क्या किया था? सिल्क को पहचाना था। स्टार्टिंग में चाइनीज की एक लेडी थी, इसकी बढ़िया सी कहानी है एक, कि चाइनीज की एक लेडी थी, इसकी वाइफ थी आदमी की, लीजू चोंगचा ऐसे नाम होते हैं इसके। तो इसकी जो वाइफ थी, इसने ये एक दिन चाय पी रही थी पेड़ के नीचे बैठकर, तो चाय के अंदर एक सिल्क गिरा। इसने देखा, इसने सिल्क को चाय से बाहर निकाला तो देखा कि ये जो है लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर लार्वा है जो आगे जाके सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। किसी वॉज ड्रिंकिंग द टी अंडर ट्री, यानी पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। व्हेन, ये जो न्यूटन वाला सुना है ना आपने, उसी तरह ये बैठी थी। व्हेन ए सिल्क कोकून फेल इनटू हर टी, पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, जब वो एक सिल्क वोम क्या गिरा, इसकी चाय के अंदर गिरा, तो उसने क्या किया? लूजन द लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ सिल्क, यानी उसको जब बाहर निकाला कप से तो मिला कि उसको एक लंबा धागा मिल रहा है। किसका? सिल्क का, लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिल्क। एज सी इट आउट, इसको इससे बाहर निकाला तो स्टार्टेड टू रैप द सिल्क थ्रेड अराउंड हर फिंगर, यानी सिल्क को बाहर निकाल के ये उंगली के चारों तरफ लपेटती रही। सी फेल्ट, उसने महसूस किया कि द वार्म सेंसेशन व्हेन सिल्क रन आउट, यानी जब बाहर निकाला धागा तो उसको पता चला कि ये जो सेंसिटिव है या किसके, वार्म के, यानी गर्म चीजों के, वर्म चीजों के क्या है, सेंसेशन रखता है। एंड लार्वा अपीयर्ड, और एक लार्वा पैदा हुआ। शी रियलाइज्ड दैट इट वाज
इट वॉज दिस लार्वा दैट प्रोड्यूसेस द सिल्क। इसने रियलाइज किया कि ये लार्वा क्या करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब चाय से जब बाहर निकाला तो एक धागेनुमा संरचना निकली, उसको अंगुली के चारों ओर लपेटा, फिर पता चला कि इसका लार्वा क्या करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। सून शी टॉट दिस टू पीपल एंड इट बिकम वाइड स्प्रेड। बहुत जल्दी इन्होंने लोगों को सिखाया और ये चीजें आसानी से क्या हो गई, आगे तक फैल गई दुनिया में। फिर देखते हैं सिल्क के टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ सिल्क कितने प्रकार का होता है सिल्क या रेशम। रेशम जो कहते हैं ना, रेशम का धागा, तो रेशम का धागा फर्स्ट होता है एक मलबरी सिल्क। मलबरी का मतलब होता है शहतूत। मलबरी का मतलब क्या होता है जी, शहतूत होता है। आपका जो मोरूला होता है ना, डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो इसी से लिया गया है। शहतूत तो देखा ही होगा। मलबरी सिल्क का या फिर सिल्क वॉर्म कौन सा होता है, शहतूत पे क्या बैठती है, बोम्बिक्स मोराई नाम की, या ये जो बटरफ्लाई लाइक इंसेक्ट बैठती है, ठीक है। फिर आगे क्या है, होस्ट प्लांट क्या है, परपोषी पादप क्या है। होस्ट प्लांट का मतलब होता है साहब परपोषी पादप। परपोषी पादप किसका मतलब है, होस्ट प्लांट का, कि शहतूत पे क्या बैठती है, बोम्बिक्स मोराई, और इसका होस्ट प्लांट जो है ये लिखा हुआ है इसमें, ये जो क्या है, मलबरी सिल्क कहा जाता है इसको। ये मोरस इंडिका या मोरस अल्बा है, ये मलबरी के नाम है शहतूत के। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कहाँ मिलता है, तो यूरोप में मिलता है, चाइना में मिलता है और यूएसए में पाया जाता है। ट्रॉपिकल टसर सिल्क क्या है, ट्रॉपिकल टसर सिल्क कहते हैं इसको, हिंदी में भी टसर ही कहा जाता है, ट्रॉपिकल टसर सिल्क कहा जाता है। ये एंथेरिया माइलिटा एक वोम या कर्मी होता है, यानी अर्जुन के प्लांट पे ये पाए जाते हैं, अर्जुन के प्लांट से लिया जाता है ये ट्रॉपिकल टसर, और झारखंड और कर्नाटक यानी बेंगलोर इधर ये पाया जाता है। थर्ड है मूंगा सिल्क या मुगा सिल्क। ये इसका जो इंसेक्ट है वो क्या है, या वोम क्या है, ए असामा इसका क्या है, सिल्क वॉर्म है। और अगला है मैकाइलस बोम्बिक्सिना, इसका प्रपोसी प्लांट होता है या पादप होता है। ये पाया कहाँ जाता है, ब्रह्मपुत्रा घाटी में ये पाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा वैली में ये पाया जाता है। अब सेरिकल्चर करने की स्टेज क्या है, तो 3 स्टेज मेन होती हैं। देखिए सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन की 3 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी। देखिए फर्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ मलबरी, यानी शहतूत का आप क्या करें, कल्टीवेशन करें, उसकी खेती करें, तो ये तो कहलाएगा एग्रीकल्चरल डिवीजन, क्योंकि एक शहतूत एक प्लांट है, उसकी क्या करेंगे, खेती करेंगे, ये तो कृषि विभाजन कहलाएगा या एग्रीकल्चरल डिवीजन कहलाएगा। फिर रियरिंग ऑफ कोकून, कोकून को संवर्धित करें, कोकून की केयर करें आप, ये कहलाएगा एंटोमोलॉजिकल डिवीजन, क्योंकि कोकून में इंसेक्ट है वहां पे। फिर क्या कहलाएगा, रीलिंग ऑफ कोकून, कोकून को साफ करके उनसे बाहर निकालेंगे, ये क्या कहलाएगा, टेक्निकल डिवीजन। तो 3 प्रकार के डिवीजन है, एग्रीकल्चरल, एंटोमोलॉजिकल और टेक्निकल डिवीजन। टेक्निकल डिवीजन में सिल्क प्राप्त कर लिया जाता है, एंटोमोलॉजिकल में उस इंसेक्ट की केयर की जाती है, एग्रीकल्चरल डिवीजन में उसकी खेती की जाती है। अब देखिए फर्स्ट आता है एग्रीकल्चरल डिवीजन, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स द कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट। ये क्या करता है, होस्ट प्लांट का कल्टीवेशन करता है, किया जाता है इसके अंदर स्टेज में। लार्वा स्टेज ऑफ सिल्क मोथ फीड ऑन दिस प्लांट। लार्वा क्या करती है, इन प्लांट पर फीड करती है। डिफरेंट प्लांट रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। अलग अलग प्रकार के पादप अपनी वृद्धि के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहते हैं। Thus this division is actually the crucial step। इसलिए यह स्टेप क्या हो जाता है, बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, बहुत ही मतलब एकदम फिट नहीं बैठता है हर एक इन्वायरमेंट के, क्योंकि अलग अलग प्लांट या पादप जो होते हैं अपनी अलग अलग क्षमता के अकॉर्डिंग वो डेवलप होते हैं, इसलिए ये बहुत ही मुश्किल कंडीशन होती है, क्रूशियल फेज होती है। दिस इज द बिगिनिंग स्टेप फॉर द सेरिकल्चर। ये क्या है, एक्चुअल में सेरिकल्चर का शुरुआती स्टेप है। सेरिकल्चर के अंदर आगे जो है ये लिखा हुआ है कि मलबरी में डिजीज भी हो सकती है। डिजीज क्या हो सकती है, देखिए एक तो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज हो सकती है, शहतूत में रोग हो सकता है। ड्यू टू फंगस, फंगस के कारण डिजीज हो सकती है। और क्या हो सकता है, फाइलेटिना कोरेलिया कोजिंग येलो ब्राउन पैचेस ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्तियां होती है उनकी लोअर सरफेस पे क्या हो जाते हैं, धब्बे जैसे आ जाते हैं। फिर अगली डिजीज क्या है, लीफ स्पॉट्स ड्यू टू फंगस केरोप्सिया या फिर इन फंगस के कारण सर्कुलर ब्राउनिश क्या हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, कहाँ पे, लीफ के ऊपर। फिर अगला है the plants are also attacked by some insect pest like leaf eating caterpillar। कुछ कई बार क्या हो जाता है, पत्तियों को खाने के लिए कैटरपिलर वगैरह लार्वा भी आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे ड्यूप्यूसना, ये सब लार्वा वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, स्केल इंसेक्ट। तो ये क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीकल्चरल डिवीजन, जिसके अंदर
शहतूत को आपका पालन करना है, आपको शहतूत की खेती करनी है, इसके अंदर बहुत सारी डिजीज भी हो सकती हैं या फिर कुछ कैटरपिलर या इतने सारे लार्वा या इंसेक्ट भी खा सकते हैं, तो ये नुकसान है, ये डिजीज हो सकती हैं। सेकंड स्टेप आता है एंटोमोलॉजिकल। सेकंड स्टेप क्या है जी? एंटोमोलॉजिकल डिवीजन इसमें रखा गया है। दिस इज द मोस्ट टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो है शुरुआत की और क्रूशियल कंडीशन, ये है मोस्ट टिपिकल एंड, टिपिकल का मतलब प्रारूपिक, टिपिकल का मतलब वास्तविक या प्रारूपिक होती है, इसके बिना काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट जो बनाएगा शहतूत से वही नहीं है तो फिर चीजें बनेंगी नहीं, सिल्क या रेशम। और टाइम कंज्यूम यानी इसमें टाइम लगता है। दिस रिक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द इंटरेस्टेड सिल्क मोथ, यानी इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, नॉलेज भी उतना होना चाहिए आपको, उस इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो पता होनी चाहिए, अलोंग विद मोर्फोलॉजी एंड एनाटोमी, उसकी मोर्फोलॉजी एनाटोमी सब आपको पता होनी चाहिए, तब जाके चीजें काम होती हैं कंप्लीट। ये होता है एंटोमोलॉजिकल डिवीजन। लास्ट आता है टेक्निकल डिवीजन। तो टेक्निकल डिवीजन में देखिए सबसे पहले क्या आता है, टेक्निकल डिवीजन में रखा गया है दिस इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्क, यानी इसके अंदर हम सिल्क या रेशम जो है धागा उसका, उसको बाहर निकालेंगे और प्योर करेंगे, रीलिंग करेंगे, उसकी फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून, कोकून से बाहर निकालेंगे। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ सेरिकल्चर। पहला एग्रीकल्चर वाला फर्स्ट था, दूसरा क्या था एंटोमोलॉजिकल डिवीजन, तीसरा क्या है टेक्निकल डिवीजन, लास्ट या फाइनल स्टेप है। दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, इसमें एनर्जी और टाइम दोनों लगते हैं। इन दिस ओनली 30 से 40% कोकून यानी प्यूपा ऑफ रियरिंग ट्रे आर अलाउड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी 30 से 40% जो लार्वा होते हैं, लार्वा से आगे बढ़ने वाली अवस्था होती है प्यूपा, ये क्या कर पाती हैं, सिल्क बना पाती हैं कोकून से, 30 से 40% ही। वाइल रेस्ट आर यूज्ड ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, यानी ये तो क्या हो जाती है लाइफ साइकिल 30 से 40% तो एक ट्रे के अंदर लाइफ साइकिल अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं, जबकि बाकी से क्या बना लिया जाता है, सिल्क बना लिया जाता है। यानी एक ट्रे में कोकून रखे हुए हैं, उन कोकून से सिल्क बना लिया जाता है 60% तो, और 40% क्या हो जाते हैं कोकून या प्यूपा बड़े होकर अडल्ट बना लेते हैं, लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। दिस इज द पोस्ट कोकून प्रोसेस। 1 kg सिल्क प्राप्त होता है, 1 kg सिल्क, 1 kg ऑफ सिल्क, 1 kg सिल्क जो है इसमें कितने कोकून से निकलता है, 5500 से 6000 कोकून से 1 किलो सिल्क निकलता है। आगे रीलिंग ऑफ सिल्क, यानी सिल्क को सही करना, रेशम को अपने हिसाब से सेट कर लेना उसका। हार्वेस्टिंग आती है सबसे पहले, हार्वेस्टिंग क्या होती है, उसको छानना, अलग करना चीजों को। इट इज रिमूविंग एंड सेलेक्टिंग ऑपरेशन ऑफ कोकून फ्रॉम माउंटेजेस एंड सेल देम टू मार्केट और टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रीलिंग इंडस्ट्री, यानी इसको रीलिंग इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है हार्वेस्टिंग करके। फिर आता है रीलिंग। रीलिंग क्या है, रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड, सिल्क को अलग कर लेना। लगभग 58% ऑफ सिल्क इन ईच कोकून इज रिलायबल, यानी पूरे कोकून में लगभग 58 या 60% कोकून सिल्क या धागा ही काम का बचता है। रिमाइंडर इज यूज्ड एज सिल्क वेस्ट एंड फॉर्म्ड इनटू स्पून सिल्क, यानी बाकी का वेस्ट या स्पून सिल्क में यूज हो जाता है। रॉ सिल्क इज बॉइल्ड, स्क्वायर्ड, स्टीम्ड एंड प्योरिफाइड एज फॉलोज, यानी बाकी का जो सिल्क बचता है उसको इस प्रकार साफ कर लिया जाता है बोल करके, या वो जो भी है क्या है। देखिए जो कोकून की रीलिंग की जाएगी उसमें पहले कोकून ड्राइंग किया जाएगा। स्टीम स्टिफलिंग प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ कोकून इज डन टू किल प्यूपा so that the intact cocoon can be used for reeling. Hot air stifling या स्टिफिंग एंड सन ड्राइंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन, यानी कोकून को धूप में रख देंगे, इसको ड्राई वेट पे रखेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे बहुत ही गर्म स्थान या टेम्परेचर पर रखेंगे, हॉट टेम्परेचर पर, तो क्या हो जाएगा, ये कोकून मर जाएंगे, सिल्क अलग हो जाएगा। सेकेंड है कोकून बॉइलिंग, फिर कोकून को क्या करेंगे, उबालेंगे। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस फॉर स्वेलिंग, सॉफ्टनिंग एंड सम एक्सटेंशन डिसोल्यूशन और रिमूवल सेरिसिन एंड गम, यानी इनसे गम वगैरह अलग कर लिया जाता है, और प्योरिफाइड एसिड एंड फर्मेंटेशन वगैरह इसमें किया जाता है, किण्वन। लास्ट है ब्रशिंग। ब्रशिंग बाय ब्रशिंग द आउटर सरफेस ऑफ कोकून मैन्युअली और मैकेनिकली, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो कोकून होता है उसको ब्रश किया जाता है, साफ किया जाता है मैकेनिकली, यानी क्रियाविधि से। द फ्री एंड ऑफ सिल्क फिलामेंट ब्रिंग्स इज रिकॉग्नाइज्ड। अब क्या मिलेगा आपको, फ्री एंड मिलेगा सिल्क का। इट इज द एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ रीलिंग इंटायर इंटेक्ट थ्रेड, यानी ये क्या है, जरूरी कार्य है किसके अंदर, सिल्क के अंदर किया जाने वाला, यानी कुल मिला के सिल्क की रीलिंग वगैरह की जाती है, बॉयल वगैरह किया जाता है, तो सिल्क या धागा बाहर निकल जाता है। लास्ट देखिए कि लाइफ साइकिल क्या है।
सिल्कवॉर्म बटरफ्लाई जैसी जो होती है, उसका लाइफ साइकिल की यदि बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई क्या करेगी, सिल्कवॉर्म एग देगी इसके ऊपर अंडे दिए इसने, देखिए शहतूत की पत्ती है या किसी की पत्ती है, उसके ऊपर इसने क्या दिया, अंडे दिए, फिर ये अंडे सिल्कवॉर्म लार्वा बन गए, लार्वा निकले इनसे, लार्वा से फिर कोकून बने। देखिए कोकून इस प्रकार होते हैं, कोकून के अंदर से क्या निकलते हैं, ये कोकून बाहर का कवर होता है या कोकून ये पूरा कवर है, इसके अंदर सिल्कवॉर्म प्यूपा पाए जाते हैं। प्यूपा क्या है, लार्वा के बाद की स्टेज है, पहले लार्वा होती है फिर उससे क्या बनते हैं, प्यूपा बनते हैं। ये प्यूपा बन गए फिर ये अडल्ट बन जाएंगे या फिर इनसे धागा निकाल लिया जाएगा, दो चीजें होंगी। 40% तो अडल्ट बन जाते हैं, पूरा कर लेते हैं लाइफ साइकिल, बाकी से रेशम कीट पालन कर लिया जाता है। तो ये था आपका रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं आप, बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे एपीकल्चर के बारे में। थैंक यू सो मच।